नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। आज के समय में तनाव लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। यदि तनाव ज़्यादा समय तक कोई झेल रहा तो ये मानसिक रोगी का रूप भी ले लेता है। तनाव के चलते ही आत्महत्या, अपराध जैसे मामलों में वृद्धि हुई है। तनाव से बचने सबसे पहले स्वस्थ जीवन शैली, पर्याप्त नींद, डेली डायरी मेंटेन, नकारात्मकता से दूरी, प्लानिंग, खुद के लिए समय निकालना, बातें शेयर करना और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। आइए जानते हैं तनाव क्या है, तनाव से कैसे बचें, मनोरोगी के लक्षण क्या क्या हैं, ऐसे मरीज कहाँ जाएं, कहाँ इलाज कराएं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। एकता न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत की बात में आज हम आपको बताएंगे कि मानसिक विकार क्या है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। इस विशेष विषय को लेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रीति चांडक जी, मनोवैज्ञानिक। आइए उनसे बात करते हैं कि मानसिक विकार क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और ये किस तरह से लोगों को अपनी ओर ग्रसित करके मनोरोगी भी बना सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा है कि मानसिक विकार के लक्षण क्या है, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि शारीरिक और मानसिक बीमारियों में किस प्रकार से अंतर है। जैसे अगर हम देखें कि स्वास्थ्य की परिभाषा, तो WHO कहता है कि स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, ना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, बल्कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। अगर जैसे हमें सर्दी होती है, खांसी है, बुखार है, पेट में दर्द है, हेडेक है, तो हम इजली मतलब आसानी से पहचान लेते हैं। हमें पता चलता है कि हम शारीरिक तौर पे बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन जो मानसिक बीमारियां हैं वो मतलब ऐसा कोई ये नहीं है पारदर्शिता कि हम पहचान सके कि हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो इसे हमें महसूस करने की ज़रूरत है। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा देखें कि अगर हम अपने डेली रूटीन लाइफ में जो आने वाले जो मुश्किलें हैं उनका सामना क्या हम आसानी से कर पा रहे हैं, क्या हम जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो हमारा सही है, जो हमारा रिलेशनशिप है उसे हम अच्छे से निभा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अब हम अगर बात करेंगे कि किस प्रकार हम मानसिक विकारों के लक्षण की पहचान करें, तो अगर हम देखें कि मानसिक विकार के जो लक्षण है इसे हम मोटे मोटे भाग में बांटेंगे, 3 डोमेन में बांटेंगे। तो आता है, फर्स्ट है आपका आता है इमोशंस, सेकंड है थॉट, तीसरा है परसेप्शन। इमोशंस मतलब भावनाएं। हर व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं, चाहे वो खुशी के हो, दुख के हो, उदासी के हो, क्रोध के हो, सब में थोड़ा थोड़ा हर भावनाएं होती हैं और व्यक्ति उसे समय समय पे परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन अगर इन भावनाओं में से कोई एक भावनाएं या फिर बहुत मतलब परिस्थिति के अनुसार एक लेवल के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण उसके डेली रूटीन लाइफ में, उसके एक पर्सनल रिलेशनशिप में, उसके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में इम्पैक्ट कर रहा है, तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि उस व्यक्ति में मेंटल इलनेस होने के चांसेस हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई घटना घटी है जिसके कारण वो सैडनेस है, उदास है, लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ साथ हर किसी की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, पर अगर वो व्यक्ति बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद भी उदासीपन उसके अंदर बना हुआ हो, जैसे अगर हम सैडनेस को देखें तो 2 प्रकार, परसिस्टेंस और परवेसिव। परसिस्टेंस का मतलब है कि अगर व्यक्ति में वो जो उदासी है वो कंटिन्यूसली बना हुआ हो, चाहे सामने उसके बहुत कुछ अच्छा क्यों ना हो, कोई प्रियजन क्यों ना हो, कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा हो या खुशी का माहौल हो, तो भी जो उसका उदासी है वो कंटिन्यूसली बना हुआ है। परवेसिव मतलब हर डोमेन में, चाहे वो घर पे भी है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो उदासी है वो बना हुआ हो। ऐसा जो लक्षण है अधिकतर हम देखें वो जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, अवसाद के जो मरीज होते हैं, उनमें देखा जाता है। फिर अगर हम देखें जो और इमोशन, जैसे एंजाइटी, चिंता मतलब हम डेली रूटीन लाइफ में चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन अगर ये चिंता फिर हम पे हावी हो जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती कि वो भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाने से कतराता है या डरता है, कोई स्टेज में जाने से डरता है। अगर एक उदाहरण ले, एक लेडी है जो डेली मतलब जब भी वो खाली बैठती है, घड़ी की सुइयों पे उसका ध्यान रहता है कि उसका बच्चा सही से घर पहुंच पाएगा कि नहीं, या उसका पति सही टाइम में
घर आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं तो मन में तरह तरह के डर कि एक्सीडेंट या किडनैपिंग, तो वो ये सोच सोच के पैनिक हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टर्बेंस है, इमोशंस में जो डिस्टर्बेंस है, उसके कारण मेंटल इलनेस आ सकता है। फिर अगर हम देखें जो हमारा थॉट प्रोसेस है, विचारों में जो गड़बड़ियां होती है, विचार अगर हम देखें दो प्रकार के विचार होते हैं, एक सकारात्मक और नकारात्मक। जनरली हम मतलब जो सकारात्मक विचार रखते हैं, कभी कभी सिचुएशनली परिस्थिति के अनुसार नकारात्मक विचार भी आते हैं हमारे मन में। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में ऑलमोस्ट ऑल टाइम नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि जैसे मेरी ज़िंदगी तो खराब है, मेरा जीना ही बेकार है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी आगे भी खराब चलेगी, मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में फेल होता हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या मुझे अपने घर परिवार से दूर चले जाना चाहिए, मेरा तो जीना बेकार है, मैंने अपने घर परिवार वालों के लिए अब तक कुछ नहीं किया है, ऐसा नकारात्मक विचार उसके मन में अगर आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, और कंटिन्यूसली मान लो 15-20 दिन बने हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मेंटल इलनेस होने के चांसेस हैं। फिर अगर हम विचारों में गड़बड़ियां देखें तो एक होता है जिसको हम अपने साइकोलॉजिकल टर्म में यूज करते हैं, डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब कि व्यक्ति किसी स्पेसिफिक चीज के प्रति बिलीव करता है, एक विश्वास रखता है, लेकिन वो बिलीव उसका सही नहीं होता, गलत होता है। जैसे किसी को लगता है कि मेरा पड़ोसी मुझे घूर घूर के देख रहा है, या फिर मेरा पड़ोसी मुझे जान से मारने की योजना बना रहा है। एक जो कॉमन डिल्यूजन है जो कि रिलेशनशिप में होता है, पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर के लिए कि इसका मतलब अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, जबकि इसके होने का कोई प्रमाण नहीं होता है। तो अगर ऐसा है तो ये भी, इसके कारण भी मेंटल डिसऑर्डर मतलब हम कह सकते हैं कि मानसिक विकार है। फिर जो थर्ड है वो है परसेप्शन, प्रत्यक्षण। जैसे कि हम अगर किसी चीज को देखते हैं, क्योंकि वो चीज है तभी हमें दिखाई दे रही है, कोई हमसे बातें कर रहा है तभी हमें सुनाई दे रहा है, कोई चीज है जिसका हम टेस्ट को महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति में अगर मानसिक विकार है तो उनमें ये लक्षण हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन बोलते हैं, कि कोई नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है, फिर भी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कोई नहीं है फिर भी किसी के होने का, दिखाई होने का आभास उसे होता है, कोई चीज़ का टेस्ट नहीं फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मैं ये खा रहा हूँ, किसी के स्पर्श का उसे आभास होता है, तो इसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। जनरली हमारे पास लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई ये अकेले में बड़बड़ाता है या बातें करता है, तो हम उनको फिर बताते हैं, क्योंकि बातें वो रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उसके कानों में आवाज़ होती है, उसे किसी चीज़ के होने का, दिखाई देने का आभास होता है, तो सामने वाला जब उससे बात करता है तो फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करने के कारण ही बड़बड़ाता है, मतलब उसको लगता है कि मैं आंसरिंग कर रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर अब हम देखें कि इसका कैसे उपचार किया जा सके, कैसे रोकथाम की जा सके, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, आज भी हमारे समाज में मानसिक बीमारियों को लेकर एक स्टिग्मा है। जैसे हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, खुलकर चर्चा करते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों के प्रति खुलकर चर्चा हम नहीं करते हैं। आज भी लोगों को लगता है कि अगर हम खुलकर चर्चा करेंगे, अगर हम किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे, तो लोग हमें क्या समझेंगे कि ये पागल है, जिसका कहीं ना कहीं असर हमारे व्यक्तिगत जीवन पे, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे एक ठप्पा के रूप में लग जाएगा। इसलिए लोग बसते हैं और अंदर ही अंदर उस चीज़ को सफ़र करते हैं, जिसके कारण सीविरिटी, रोग की सीविरिटी, तीव्रता बढ़ती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर रोग की पहचान सही समय में हो जाए तो हम रोकथाम कर सकते हैं और इलाज संभव है। तो मैं समाज से मेरी यही मतलब विनम्र अपील है कि हम ऐसे लोगों का दिल से, खुले दिल से स्वागत करें, उन्हें स्वीकार करें जैसे हम दूसरे लोगों को स्वीकार करते, ना कि उन्हें हे दृष्टि से देखें। समाज के लोगों को ये समझना होगा कि जैसे हमारा शरीर का दूसरा अंग, चाहे वो हार्ट हो, लीवर हो, है ना, वो जब काम करना फंक्शनली, जब कुछ उसमें कुछ गड़बड़ियां होती है तो उसका कैसे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और इलाज करवाते हैं, तो ब्रेन भी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो कि दूसरों को भी कंट्रोल करता है। तो समाज के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस प्रकार ये सामाजिक बीमारी, शारीरिक बीमारी होती है, वैसी ही मानसिक बीमारी भी होती है, ना कि ये किसी देवी देवता का प्रकोप है या फिर बुरी आत्माओं का साया है। तो सही समय में जब वो लक्षणों की पहचान करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और सही समय पे वो हमारे पास जब आएंगे, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास आएंगे, तो उसकी तीव्रता कम होगी और इलाज भी
बेटर होगी। तो फिर शायद हम ये कह सकते हैं कि जो मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं वो मतलब धीरे धीरे हम उसको कम करेंगे और लोग जितना ज़्यादा अवेयर होंगे। प्रीति जी, आज के परिवेश में आत्महत्या के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या कारण है कि लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जा रहे हैं? अग्रसर हो रहे हैं। तो आत्महत्या ये बताने से पहले मैं कहूँगी कि तनाव जो होता है वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो तनाव है, तनाव के कारण ही अगर हम तनाव को मैनेज नहीं करते तो तनाव के कारण ही जो दूसरे मेंटल डिसऑर्डर है ना? वो कहीं न कहीं बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे जो मेंटल डिसऑर्डर है उसका रीज़न कहीं न कहीं तनाव है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि तनाव क्या है करके। तो तनाव को अगर देखें तो हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक होता है आपका यूस्ट्रेस, दूसरा होता है डिस्ट्रेस। मतलब यूस्ट्रेस मतलब जो अच्छा तनाव, जैसे अगर हम मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस समय जो हम तनाव लेकर पढ़ रहे हैं या फिर हमारी लाइफ़ का कोई गोल है, उसे अचीव करने के लिए हम अगर कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो तनाव है वो आपका यूस्ट्रेस है। क्योंकि उसको जब हम याद करते हैं तो एक हैप्पीनेस फ़ील होती है। लेकिन अगर हमारे साथ किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हुआ है किसी के साथ, तो वो उस समय अगर वैसे तनाव को अपन याद करें तो वो आपका डिस्ट्रेस होता है। तो ये तनाव है। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो तनाव का संबंध है वो हमारे साथ मतलब खिचोली दामन जैसा है। हम ये नहीं कह सकते कि तनाव एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो तनाव को हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे उसको हम ओवरकम करें, कैसे हम उसका प्रबंधन करें, मैनेज करें करके। तो तनाव को अगर हम अगर तनाव बढ़ता है धीरे-धीरे अगर तनाव बढ़ता है व्यक्ति में, तो वो किसका रूप लेता है? डिप्रेशन, अवसाद का रूप लेता है। और ये अवसाद जब चरम सीमा पे पहुँचती है, जब व्यक्ति को लगता है कि भई मेरे पास अब कोई होप नहीं है, कोई रास्ते नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है सिवाय मरने के। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब जीने से ज़्यादा आसान मरना हो गया। व्यक्ति जब ऐसा थिंकिंग रखता है, तभी फिर वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है या फिर आत्महत्या कर लेता है। तो अगर हम बात करें कि आत्महत्या की रोकथाम, क्योंकि मेन इसका ये है कि रोकथाम अगर हम करते हैं तो ही हम जो ये आत्महत्या जैसे गंभीर समस्या पे मतलब एक अपना अच्छा कदम उठा सकते हैं। तो रोकथाम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सही समय पे लक्षणों की पहचान करना, कि उनके जो वार्निंग साइंस क्या है। क्योंकि हम अगर माने तो 10 में से हर 8 व्यक्ति चेतावनी संकेत देता ही है। 2 होते हैं जो इम्पल्सिविटी आवेग में आके मतलब तुरंत आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन 8 व्यक्ति जो ऐसे हैं वो आपको ज़रूर तो उन साइन एंड सिम्पटम्स को पहचानना ज़रूरी है, चाहे उनके घर वालों को या अराउंड उनके जो आस-पास लोगों को। अगर वो सिम्पटम्स को वो सही समय में पहचान लेते हैं, तो हम ज़रूर आत्महत्या पे रोकथाम कर सकते हैं। तो सिम्पटम्स क्या हैं? ऐसे चेतावनी संकेत क्या हैं जिनकी हमको पहचान करनी ज़रूरी है? तो सबसे पहले कि उसके व्यवहार में कुछ दिनों से ऐसा क्या चेंज आया है? क्योंकि हम सब जिसको हम जानते हैं उसको उनका व्यवहार हमको पता होता है कि भाई वो ऐसा-ऐसा है। तो अगर हमको लगता है कि इसके व्यवहार में चेंज है, कि बहुत ज़्यादा क्या वो अग्रेसिव हो रहा है या बहुत ज़्यादा क्या वो चुपचाप रहने लगा है, खुद को मतलब बाइकआउट कर लिया है, वो अकेले रहने लगा है, या फिर वो हमेशा नकारात्मक बातें करने लगा हो, जैसे कि उसे वो कहने लगा हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मकड़ी के जाल में फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। या वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है यार मुझे ना घर परिवार से मन करता है दूर कहीं चले जाऊँ। या फिर वो कहता है कि मुझे अब मन करता है कि मैं अपने वसीयतनामा में चेंज कर दूँ। तो ये भी एक प्रकार का वार्निंग साइंस है। या कोई व्यक्ति मान लो अल्कोहल का ये यूज़ नहीं कर रहा और अचानक से शराब पीने लग रहा है, या कोई पीने लग रहा है वो बहुत ज़्यादा पीने लग रहा हो, या कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग रहा हो, या किसी में बहुत ज़्यादा विड्रॉल सिम्पटम्स आ रहे हो, या कोई बहुत ज़्यादा बेपरवाह हो गया हो, जैसे ये बहुत कॉमन सिम्पटम्स है कि गाड़ी चलाने वक्त वो मतलब बेपरवाह लापरवाह होकर चला रहा है क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। तो अगर हम कुछ ऐसे, या फिर कोई कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उदासीपन मेरे अंदर आ गई है, जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, या जो काम मैं पहले करता था उन कामों में अब मेरी रुचि नहीं है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे अगर लक्षणों को हम पहचान कर ले, या फिर एक कॉमन जो लक्षण है जो हस्बैंड मतलब पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से कहता है, ये बताओ कि अगर मैं ना रहूं तो तुम मेरे बच्चों को और खुद का ख्याल रखो। ये भी बहुत ज़्यादा एक कॉमन सिम्टम्स है, कई बार इसको हम लाइटली ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, अगर इसकी पहचान हम समय पे कर लें
तो हम बाद में फिर उसका मैनेज किया जा सकता है कि कैसे आत्महत्या को हम रोकथाम करें। तो उसके बाद अगर हम देखें कि रिस्क फैक्टर होते हैं आत्महत्या के और प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं, तो जितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर होगा उतने आत्महत्या के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम ये कोशिश करें कि उनके अंदर प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है उसे हम पहचान करें और उसमें डेवलप करने की कोशिश करें। रिस्क फैक्टर मतलब अगर जैसे हमने वार्निंग साइंस चेतावनी संकेत को पहचान लिया, तो दूसरा स्टेप है कि रिस्क फैक्टर उसमें क्या है। रिस्क फैक्टर हम ये देखें कि क्या उनके घर में किसी ने आत्महत्या करी है क्या, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि अरे मेरे घर में अगर किसी ने आत्महत्या करी तो इसका मतलब कि ये एक अच्छा वो है कि अपनी परेशानियों से निजात पाने का। तो एक डेयरिंग रहता है कि घर में और किसी ने करी तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक फैमिली हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि क्या किसी ने करी, अगर की है तो उसके रिस्क है, चांसेस है कि वो कर सकता है, तो अपन अलर्ट हो जाएंगे अगर हमको रोकथाम करनी है। तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या उसके साथ किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हुआ है क्या, फिजिकल अब्यूज हुई है क्या, इसकी हिस्ट्री लेनी होती, या किसी प्रकार का इवेंट जैसे जॉब लॉस हुआ है क्या, फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस हुआ है क्या, या वो किसी बहुत बड़ी असाध्य बीमारी से गुजर रहा है क्या। क्योंकि जैसे कैंसर, HIV मतलब एड्स ऐसे बीमारियां हैं जो व्यक्ति को ना केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक मनोबल भी उसका तोड़ देता है, जो उसको सोचता है कि भाई मैं खुद भी बोझ हूँ और परिवार के लिए भी बोझ हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आत्महत्या की कोशिश करता है। तो हमें अगर रिस्क फैक्टर को पहचानना है कि क्या उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर है, तो जब हमको पता चल जाता है कि रिस्क फैक्टर है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें चांसेस कितनी है आत्महत्या करने की। फिर हमको उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर को पहचाना। जहां हमने प्रोटेक्टिव फैक्टर को पहचान लिया तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको आत्महत्या रोकथाम के लिए हम उसकी मदद कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर में ये देखेंगे कि उसके अंदर कोपिंग स्किल कितनी है, कि वो कितने अच्छे से डील कर सकता है, हम उसकी क्या क्या कैपेसिटी है, उसके अंदर क्या क्या हॉबीज हैं, उसकी जो सोशल होने की क्षमता है, जैसे कई लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, कि उसको वो कितना सोशलाइज है और वो कितना लोगों से घुलता मिलता है। तो अगर हम देखेंगे कि प्रोटेक्टिव फैक्टर कितनी है, नहीं भी है तो डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो जितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव फैक्टर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर कम होगा। तो इस तरीके से हम आत्महत्या की रोकथाम कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप बस सामने वाले मतलब मैं सारे लोगों से यही अपील करूंगी, आप एटलीस्ट एक चेन बना लीजिए। 2-3 लोग अगर आप किसी के अंदर देखते हैं, उसके व्यवहार में ये लक्षण देखते हैं, कुछ नहीं बस आप उनसे ये कहिए कि मैं आपके साथ हूँ, तुम अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करो, जब तक मैं तुम्हारी परेशानियों का कोई हल नहीं निकाल सकता तुम एक कमिटमेंट करो कि तुम ऐसा कुछ कदम नहीं उठाओगे। तो ये क्या होता है, एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट टाइप से, जरूरी नहीं कि अगर आपको कोई लिख के दे रहा है तभी वो बात माने, क्योंकि उस व्यक्ति को याद रहेगा कि कोई मेरी लाइफ में कोई ऐसा है जो मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो जब वो मरने का सोचेगा तो एटलीस्ट उसको एक बार उसका ध्यान आएगा कि भाई उसने मुझे बोला है कि मैं आपके साथ हूँ, तो शायद वो ना कदम उठाए और उससे अपनी बातों को शेयर करे। तो इस तरीके से हम आत्महत्या की रोकथाम कर सकते हैं। बड़ों की तरह क्या बच्चों में भी मनोरोग जैसे लक्षण दिखते हैं? क्योंकि आजकल के बच्चे जल्दी चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हैं, पालक भी कई बार ऐसी शिकायत लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते रहते हैं और ज्ञान लेते हैं, तो क्या ये भी एक लक्षण है बच्चों में? जी बिल्कुल सही कहा आपने सर कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि मानसिक बीमारियां सिर्फ बड़ों में होती है, छोटों में डिप्रेशन नहीं हो सकता, छोटे सुसाइड नहीं कर सकते, या फिर छोटे बच्चे मतलब जो उनका वायलेंट बिहेवियर है वो किसी प्रकार का इशू नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बच्चों में भी मानसिक विकार हो सकते हैं। आजकल तो जो हो रहे हैं सबसे ज़्यादा है नशे की, नशा हो गया, मतलब हर प्रकार के एडिक्शन, चाहे वो नशे का बोले या मोबाइल का एडिक्शन बोले, या फिर मतलब जो उनका जो सर्कल है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो खुद को अब पहले जैसे मतलब जो लोग कम्युनिकेट करना या अपनी बातों को शेयर कर, वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। तो अगर हम कारण मान लो बात करते हैं बच्चों के लिए, तो जो आजकल क्राइम बढ़ रहे हैं, तो एक होते हैं बच्चों बाल यौन अपराध होते हैं, दूसरा है समाज विरोधी अपराध। यौन अपराध में हम देखते हैं कि बच्चे 18 साल से कम बच्चे जो होते हैं मतलब दुष्कर्म करना, ये भी आजकल बहुत आ रहे हैं, नशे में लिप्त होकर या किसी को मारने की कोशिश करना या फिर मार देना, या समाज के जो मानक है उसके विरोध में ऐसी कुछ एक्टिविटीज करना। तो इसके पीछे जो कारण है, या तो हो सकता है कि वो वंशानुक्रम भी हो। तब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पूछते हैं कि क्या उनका जो फैमिली में किसी प्रकार का कोई क्राइम हिस्ट्री तो नहीं है। कई बार ऐसे होते हैं अगर पालक में कोई क्राइम किया हो या फिर वो नशेड़ी हो, तो मतलब बच्चों में वो चीज़ अफेक्ट आता है। दूसरा है वातावरण,
कि बच्चे का जो वातावरण है उनको कैसा माहौल दिया गया है। कई बार होते हैं माता पिता के बीच जो डिस्प्यूट है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, या अगर बहुत ज़्यादा मान लो गरीबी है तो बच्चे को लगता है कि वो शॉर्टकट रास्ता अपनाने के कारण ये कदम उठाते हैं कि गरीबी में क्यों जीना, क्योंकि अगर वो देखते हैं माता पिता मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो वातावरण की, अगर उनका वातावरण है नशा है तो फिर बच्चे भी उसी में आके करते हैं। तीसरा अगर देखें कि जो ये मानसिक विकारी है कि अगर बच्चों में, कि आजकल हम देख रहे हैं व्यवहार, जो बच्चे में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी, आवेग में आ जाते हैं, आक्रामक होते हैं बच्चे। और इसके अलावा जो कारण है उनका पीयर ग्रुप, दोस्तों का समूह, अगर बच्चा नहीं चाहता है पीना फिर भी दोस्त उनको इतना ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब कि प्रेशराइज करते हैं कि भाई अगर तुमको हमारे ग्रुप में रहना है तो तुमको पीना होगा। तो कई बार हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि हम पीना तो नहीं चाहते लेकिन उनके कारण हम पी रहे हैं। और तीसरे जो इसके अलावा जो कारण है आजकल मोबाइल, मतलब बच्चे जो हैं जो तरह तरह का गेम खेलते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते अपने वर्चुअल और रियल लाइफ के बीच। वो अपने आप को, जो अपनी जो आभासी दुनिया, उनको लगता है हम उसी में हैं, और उसमें जो गेम खेलते हैं उनको लगता है कि बस जीतेंगे जीतेंगे, तो हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको मैनेज करना है तो मैं पेरेंट्स से मेरा यही एक अपील है, शुरुआत से करें, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता। बच्चे का अगर वो अग्रेसिव बिहेवियर है या फिर उसका जो जुवेनाइल वो है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी समय हो, वो धीरे 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 होता है। तो बच्चे क्या है, माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे को शुरू से एक्सेप्ट करे, हर हाल में एक्सेप्ट करे, कि जिस बच्चा जो है उनको स्वीकार करे। कई बार क्या माता पिता तुलना करते हैं अपने बच्चे की अपने से दूसरे बच्चे में ही या फिर और किसी बच्चे में, जिसके कारण बच्चे को लगता है कि मैं तो हमेशा गलती करता हूँ तो मैं अब वो काम को करूँगा ही। तो मुझे ये लगता है अगर हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या। तो माता पिता को बच्चों को सिखाना चाहिए, गलती करना गलत नहीं है लेकिन उस गलती से सीखना ज़रूरी है, तो उनको स्वीकार करना होगा। फिर है कि माता पिता को संस्कार के साथ साथ जो नैतिकता का है वो पाठ पढ़ाना चाहिए कि हम एक सामाजिक प्राणी और समाज में क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्योंकि हम इसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को शुरू से जैसे स्टोरी के माध्यम से बताना चाहिए। क्या बच्चे क्या है, हम जो बोलते हैं वो नहीं करते, हम जो करते हैं वो चीज़ देखते हैं और करते हैं। तो अगर हम स्टोरी के माध्यम से सिखाएंगे तो एक मैसेज जाता है, या फिर हम जैसा करते हैं बच्चों के सामने वो चीज़ मैसेज जाता है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि बच्चों के पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़े। और इसके अलावा है कि बच्चों को अपने चाइल्डहुड की स्टोरी बताएं कि कैसे उन्होंने चैलेंजिंग, मतलब ऐसे क्या क्या चैलेंज आए उनकी लाइफ में और उनने उस चैलेंज को फेस किया और देन वो आज इस पोजीशन में है। क्योंकि बच्चे नहीं तो फिर कदर नहीं करेंगे उस चीज़ की, कि उनको ये लगेगा कि आज उनको जो मिल रहा है वो सब मतलब ऐसे ही मतलब मिल गया। तो बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि उनके माता पिता ने किस प्रकार से संघर्ष किया है तब वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो टाइम, आजकल के पेरेंट्स चाहे वो वर्किंग हो या ना हो, मतलब अपने बच्चों को टाइम नहीं, वो क्या सब्स्टिट्यूट के रूप में मोबाइल पकड़ा देते हैं कि भाई वो इंगेज रहे। तो मेरा यही अपील है कि बच्चों को आप टाइम दो, एटलीस्ट 24 घंटे में 24 मिनट आप अपने बच्चों के लिए दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इससे क्या आप भी बचेंगे तनाव से, मतलब अपना बचपन को जिएंगे और बच्चों को भी लगेगा कोई तो है जो, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, टाइम। अगर आप टाइम देंगे उनके साथ तो वो आपके साथ फ्रेंडली होंगे और जो भी चीज़ें उनके मन में हैं उन चीज़ों को शेयर करेंगे। और जहाँ वो शेयर करेंगे चाहे वो कुछ भी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में पता चलेगा, उनके पीयर ग्रुप के बारे में पता चलेगा और फिर आप मदद कर सकते हैं बच्चों के साथ, बच्चों की बिहेवियर में मतलब सकारात्मक कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। तो टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीति जी, आपने मनोरोगी के बहुत सारे लक्षण बताए। यदि ऐसा कोई लक्षण धमतरी में या आसपास किसी को है और वो जिला अस्पताल में इसका उपचार के लिए आना चाहे तो क्या प्रक्रिया है इसकी और क्या क्या सुविधाएं हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे छत्तीसगढ़ के सब जिले में, सारे जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्पर्श क्लिनिक संचालित है, जहाँ पे जैसे कि मतलब कि पहले तो हम क्या करते हैं, पेशेंट हम तक कैसे अप्रोच करें उसके लिए हम जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, जगह जगह जाकर लोगों को इसके स्क्रीनिंग करते हैं और उनके लक्षणों के बारे में बताते हैं। तो फिर पेशेंट यहाँ पे आते हैं वो, तो उनके लिए यहाँ सुविधा जो है वो निःशुल्क दवाइयों की सुविधा है, निःशुल्क काउंसलिंग होती है, निःशुल्क साइकोथेरेपी सेशन चलता है। और अगर हमको लगता है कि सीवियरिटी ज़्यादा है तो हम उनको रेफ़र करते हैं, रायपुर करते हैं, बिलासपुर करते हैं,
अ, सेहत की बात में आज बस इतना ही। अगले शनिवार को अगले विषय पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।